सभी को नमस्कार। आधुनिक रंगमंच पर अभिज्ञान शाकुंतल, इस श्रृंखला के अंतर्गत 3 पड़ावों पर चर्चा मैंने पिछले वक्तव्य में की। पहले पड़ाव पर बात भी की। पहले पड़ाव या पहले प्रस्थान बिंदु के अंतर्गत 1779 में विलियम जोन्स के अभिज्ञान शाकुंतल के मूल पाठ, मूल संस्कृत पाठ और अंग्रेजी अनुवाद के प्रकाशन के साथ ही विश्व के रंगमंच पर अभिज्ञान शाकुंतल की प्रस्तुतियों का एक सिलसिला शुरू हुआ तथा कालिदास की कविता का और भारतीय विश्वबोध का यूरोप के वैचारिक जगत पर, यूरोप के साहित्य पर, अंग्रेजी कविता पर, जर्मन कविता पर प्रभाव पड़ा, उसकी हमने बात की। फ्रांस में, अन्य देशों में शाकुंतल की प्रस्तुतियां होने लगी और भारत में एक सिलसिला शुरू हुआ। प्रथम प्रकाशन जो विलियम जोन्स ने किया किताब के रूप में अभिज्ञान शाकुंतल का, उसी साल कलकत्ता थिएटर में वह खेला गया और फिर पारसी थिएटर कंपनियों के द्वारा वह बार बार खेला जाता रहा। पूरे 80 से अधिक वर्ष का यह एक दौर है जिसमें शाकुंतल प्रोसिनियम थिएटर पर खेला जा रहा है और प्रायः यूरोप की यथार्थवादी शैली में खेला जा रहा है। भारतीय मूल्यबोध, भारतीय जीवन बोध और भारतीय नाट्य की जो अस्मिता है उसकी पहचान अभी नहीं उभरी है। इसके पश्चात दूसरे पड़ाव पर हम आते हैं और दूसरा पड़ाव, जैसा मैंने पिछले वक्तव्य में कहा, आरंभ होता है काशी में। विक्टोरिया नाटक मंडली आती है कलकत्ता से चलकर भारत के विभिन्न नगरों में अभिज्ञान शाकुंतल पारसी शैली में प्रस्तुत करती हुई काशी में आती है। 1874 से 1876 के बीच विक्टोरिया नाटक मंडली, जिसके मालिक थे कुंवर जी नजीर, वह कलकत्ता से यात्रा करती हुई काशी आई। 10 जून 1875 के दिन काशी के एक नाट्य गृह में शाकुंतल की प्रस्तुति उन्होंने की। हिंदुस्तानी भाषा थी, पारसी शैली में नाटक खेला जा रहा था। भारतेंदु, जो युग प्रवर्तक साहित्यकार और कवि हैं हिंदी के, भारतीय साहित्य के अमर हस्ताक्षर हैं, संस्कृत के पंडितों से उनका बड़ा संवाद भी था। वे 2 पंडितों को लेकर यह नाटक देखने आए। प्रमथनाथ दास काशी के पंडित थे, थीबो संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य थे, संस्कृत के जाने माने विद्वान थे, यूरोप से आए थे। इन दोनों से मैत्री थी भारतेंदु की। इन दोनों को अगल बगल में बिठा करके भारतेंदु यह नाटक देख रहे थे। इस प्रस्तुति के अंतर्गत खूब गाना बजाना हो रहा था। दुष्यंत कमर मटका मटका करके, दुष्यंत का अभिनय करने वाला अभिनेता कमर मटका मटका करके पतली कमर बल खाए इत्यादि गाने के साथ नाच रहा था। भारतेंदु एकाएक उठ खड़े हुए। उन्होंने एक वाक्य कहा जो उद्धृत होता है। सुनने वालों ने उसको याद रखा और कहा कि भारतेंदु ने यह कहा था। उन्होंने कहा कि अब तो देखा नहीं जाता, ये लोग कालिदास के गले पर छुरी फेर रहे हैं। दे आर बूचरिंग कालिदास। भारतेंदु का यह वाक्य कहना था और उस क्षण से लगभग एक दूसरे पड़ाव का आरंभ होता है शाकुंतल की रंग यात्रा में। क्योंकि भारतेंदु ने उसी क्षण प्रण किया कि मैं बताऊंगा कि कैसे संस्कृत नाटक खेला जाना चाहिए, कैसे भारतीय नाटक खेला जाना चाहिए। उन्होंने एक निबंध भी लिखा नाटक शीर्षक से, जिसमें भारतीय रंगमंच की पहचान पर उन्होंने बात की। उनसे कुछ पहले रविन्द्रनाथ टैगोर नाटक की कला पर निबंध लिख चुके थे। उनके कुछ बाद जयशंकर प्रसाद ने रंगमंच पर निबंध लिखे। रविन्द्रनाथ टैगोर, भारतेंदु और जयशंकर प्रसाद लगभग वही बात कह रहे थे जो भरत मुनि सात्विक अभिनय को लेकर के, नाट्य प्रस्तुति को लेकर के अपने नाट्यशास्त्र में विस्तार से बताते हैं कि बाहरी टीमटाम की, पर्दों की, उपकरणों की इतनी आवश्यकता नहीं है। अभिनेता का देह ही सब कुछ हो जाता है। अभिनेता ही बाण, तीर, रथ, अश्व सब कुछ हो जाता है सात्विक अभिनय यदि वह करता है। भारतेंदु ने नागरी नाटक मंडली बनाई, नाटक स्वयं भी प्रस्तुत कराए और 10 जून 1875 के दिन से मैं यह मानता हूं कि भारतीय रंग यात्रा में एक नया पड़ाव, भारतीय
रंगमंच की खोज का एक नया पड़ाव शाकुंतल की प्रस्तुतियों के माध्यम से आरंभ हुआ। सिलसिला शुरू हुआ, शाकुंतल के अच्छी हिंदी में अनुवाद होने लगे। फारसी रंगमंच के लिए जो अनुवाद किए जाते थे वे उर्दू मिश्रित हिंदी में, जिसको हिंदुस्तानी कहा जाता था, उसमें होते थे अथवा उर्दू में ही होते थे। उर्दू में भी अनुवाद हुए और खेले गए। राजा लक्ष्मण सिंह जो प्रख्यात कवि हैं हिंदी के, मधुर ललित कवि हैं, धारा धरा धावन नाम से मेघदूत का भी उन्होंने सुंदर अनुवाद किया है। उन्होंने विज्ञान शाकुंतल का जो अनुवाद किया वह झांसी में खेला गया। वृंदावन लाल वर्मा, हिंदी के प्रख्यात उपन्यासकार, मृगनयनी और झांसी की रानी जैसे क्लासिक उपन्यासों के प्रणेता, वे अपने संस्मरणों में लिखते हैं कि 1905 में उन्होंने झांसी में यह प्रस्तुति देखी थी, जो राजा राजा लक्ष्मण सिंह के अनुवाद की शाकुंतल की रंग प्रस्तुति थी। शाकुंतल के माध्यम से भारत ने अपने आप को फिर से पहचानने का उपक्रम किया, अपने अतीत को समझने का प्रयास किया, अतीत का लेखा जोखा प्रस्तुत होने लगा। एक पुनर्जागरण का जो भाव था उसमें, जैसा मैंने कहा कि शाकुंतल एक निमित्त कारण बना उस पुनर्जागरण के भाव को जगाने में। राष्ट्रीय चेतना जो उदित हो रही थी उसमें शाकुंतल को अपनाया गया कि हमारा गौरव है, यह भारत का गौरव है, भारत के स्वाभिमान का प्रतीक है। विदेशी जिसके माध्यम से भारत को पहचान रहे हैं तो हम क्यों नहीं पहचानेंगे। महाराजा भवानी सिंह झालावाड़ के राजा थे। 1920 में उन्होंने नाट्यशाला बनाई। उस नाट्यशाला में कौन सा नाटक सबसे पहले खेला जाए, यह जब विचार हुआ तो उन्होंने निर्णय लिया कि अभिज्ञान शाकुंतल खेला जाएगा। देश के जाने माने कलाकारों को उन्होंने बुलाया, उनके नाम मिलते हैं उसमें मुस्लिम कलाकार भी हैं। अभिज्ञान शाकुंतल का उन्होंने मंचन कराया। यह एक राष्ट्रीय महत्व की घटना थी, क्योंकि महाराजा भवानी सिंह ने आसपास के रियासतों के राजाओं को बुलाया और यह दिखाना चाहते थे कि अंग्रेजों को हम बता दें कि हमारे पास भी बहुत बड़ी धरोहर है। हम लोग जिनको कि आप असभ्य बर्बर अर्ध शिक्षित कह रहे हैं, वह कितनी बड़ी संस्कृति के वारिस हैं। यह बताने के लिए शाकुंतल अब खेला जा रहा है। यह इस दूसरे पड़ाव में महत्वपूर्ण पहल हो रही। जैसा मैंने कहा कि अभिज्ञान शाकुंतल के अच्छी हिंदी में अनुवाद फिर कई आने लगे। भोंकल मिश्र का अनुवाद 1799 में विलियम जोन्स के अनुवाद के प्रकाशन के 10 साल बाद ही आ गया था। राजा लक्ष्मण सिंह के अनुवाद की मैंने बात की है, जिसके दो संस्करण 1863 और 1889 में छपे। प्रताप नारायण मिश्र हिंदी के प्रख्यात साहित्यकार हैं। भारतेंदु युग के 1902 में उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतल का अनुवाद करके प्रकाशित कराया। वागीश्वर विद्यालंकार का अनुवाद उसके बाद आता है। और सबसे अद्यतन अनुवाद जो हिंदी में आया वह मोहन राकेश का 1955 में प्रकाशित हुआ, जिसका मंचन बहुत अधिक हिंदी के जाने माने नाट्य निर्देशकों ने किया। नृत्य नाट्य के रूप में इस रंग यात्रा में दूसरे पड़ाव में अभिज्ञान शाकुंतल प्रस्तुत किया जाने लगा। राधेश्याम कथावाचक ने भी अनुवाद किया अभिज्ञान शाकुंतल का। राधेश्याम कथावाचक बड़ी विभूति रहे हैं भारतीय रंगमंच की, भारतीय नाट्य साहित्य की, और पारसी रंगमंच के बड़े आइकॉन वे थे, महान नाट्यकार वे माने जाते रहे हैं। उनके नाटकों की धूम मचती थी। 10-10 हजार की जनता जुटती थी उनके नाटक देखने के लिए। क्रांति की अलख अभिमन्यु जैसे नाटकों ने जगाई जो राधेश्याम कथावाचक ने लिखे। पर राधेश्याम कथावाचक का अनुवाद खेला नहीं जा सका। उस पर आधारित पटकथा का उपयोग किया गया फिल्मों में, जिनमें वी शांताराम की स्त्री फिल्म चर्चित रही है। अब पृथ्वीराज कपूर जो पारसी थिएटर के दौर में बहुत बड़ी हस्ती हैं भारतीय रंगमंच की और बड़ी विभूति हैं, ये महानायक हैं। कुछ महानायक ऐसे होते हैं जो 10-20 साल तक चलते हैं महानायक के रूप में, 25 साल तक चलते हैं, फिर उनको ज्यादा याद नहीं किया जाता। कुछ महानायक ऐसे होते हैं जो सदियों सदियों तक महानायक के रूप में याद किए जाते हैं, जैसे कि बुद्ध है, महावीर हैं, वे हमारे नायक हैं। कुछ महानायक ऐसे हैं जो सदी के महानायक हैं लेकिन आने वाली सदी में भी याद रखे जाएंगे, जैसे पृथ्वीराज कपूर हैं। भारतीय रंगमंच को उनका जो अमिट योगदान है उसको तो पढ़ाया जाता रहेगा पाठ्यक्रमों में। पृथ्वीराज कपूर की याद की जाती रहेगी। जिन फिल्मी अभिनेताओं को महानायक कहा जा रहा है उनको 25 साल बाद कोई पूछेगा, 40 साल बाद कोई पूछेगा, इस पर मुझे शंका है। लेकिन पृथ्वीराज कपूर सदी के महानायक थे।
बड़े नाट्यकार भी थे और उनके नाटकों की भी बड़ी धूम मचती थी। टिकट नहीं मिलते थे जहां पृथ्वीराज कपूर अपना नाटक लेकर के जाते थे। पठान और दीवार उनके चर्चित नाटक रहे इस दौर के, सुंदर नाटक हैं। राष्ट्रीय भावना उनमें है। देश में जो हलचल मच रही है उसका चित्रण वो करते हैं। उन्होंने पंडित नारायण प्रसाद बेताब से अनुरोध किया कि पंडित जी आप अभिज्ञान शाकुंतल का अनुवाद कर दीजिए, हम उसको प्रस्तुत करेंगे। पंडित नारायण प्रसाद बेताब ने अनुवाद किया, लेकिन पृथ्वीराज कपूर को जैसा अनुवाद चाहिए था वैसा वह नहीं था। उन्होंने कहा भी कि हमको परिष्कृत शुद्ध संस्कृत निष्ठ हिंदी में चाहिए, क्योंकि ये संस्कृत का नाटक है, वो भारत का नाटक है, हम दिखाना चाहते हैं कि कैसी सुंदर भाषा इसकी है। नारायण प्रसाद बेताब को आदत थी पारसी रंगमंच के लिए हिंदुस्तानी में नाटक लिखने की। उन्होंने कहा कि हम तो जनता के लिए लिखते हैं, जनता के नाटककार हैं, बड़े नाटककार हैं नारायण प्रसाद बेताब, इसमें कोई संदेह नहीं। उनका महाभारत नाटक जब खेला जाता था तो जनता जिस तरह से अंग्रेजों के खिलाफ बगावत के लिए उठ खड़ी होती थी, वो इतिहास है हमारा, इसको याद रखा जाना चाहिए। लेकिन अनुवाद जो किया वो संस्कृत नाटक जैसा पृथ्वीराज कपूर को चाहिए था वैसा नहीं था। फिर भी नारायण प्रसाद बेताब का बड़ा मान सम्मान था, उसको रखते हुए पृथ्वीराज कपूर ने उसको खेला, प्रस्तुति उसकी की। यह असफल प्रस्तुति कही जाती है। पृथ्वीराज कपूर जिनके नाटकों की ऐसी धूम मचती थी, वो 5 से 10 10 हजार तक जनता जुटती थी जिनके नाटकों को देखने के लिए, और एक एक नाटक जिनके 2 2 हजार बार तक हुए। उनका अभिज्ञान शाकुंतल 9 मार्च 1945 को मुंबई में खेला गया। इसकी 9 प्रस्तुतियां हुई हैं मुंबई में, पूरे भारत में 250 प्रस्तुतियां इसकी हुई। गुजरा मुमताज जो कि सिनेमा आ चुका था, सिनेमा की लोकप्रिय हीरोइन उस समय थी, उन्होंने शकुंतला की भूमिका इसमें की। शशि कपूर जो पुत्र थे पृथ्वीराज कपूर के और बाद में बड़े अभिनेता बने, फिल्मों के नायक बने, दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजे गए। उन्होंने अपने पिता की स्मृति में पृथ्वी थिएटर बनाया बंबई में। पितृऋण से अऋण होने का सुंदर यत्न उन्होंने किया। उन्होंने और उनकी पत्नी जेनिफर कपूर ने, वे थे इसमें एक बच्चे के रूप में, 5 साल की लगभग उनकी उम्र रही होगी। यह नाटक खेला गया लेकिन बहुत ज्यादा नहीं चल पाया। ये आप चित्र देख रहे हैं, शशि कपूर बच्चे के रूप में इसमें भरत की भूमिका में है, पृथ्वीराज कपूर हैं। पुत्र और पिता के मिलन का यह दृश्य है। बहुत चित्र नहीं मिलते हैं उस जमाने के। यह 100 साल लगभग बीत रहे हैं और ऐतिहासिक प्रस्तुति थी, महान अभिनेता के द्वारा की गई। स्वयं पृथ्वीराज कपूर ने दुष्यंत की भूमिका निभाई, अपने समय की अच्छी हीरोइन को उसमें लिया, लेकिन प्रस्तुति असफल कही गई है क्योंकि पारसी रंगमंच की भाषा और उसके प्रभाव का पूरी तरह अतिक्रमण नहीं हो सका। यद्यपि पृथ्वीराज कपूर ने बड़ी परिकल्पनाएं इसमें नई की। मुंबई में इसके 9 शो हुए जैसा मैंने बताया, और पूरे देश में 250 शो हुए। जिस नाट्य निर्देशक के 1000 1500 और 2000 शो होना कोई बड़ी बात नहीं होती थी उस जमाने में, 2 2 हजार तक एक एक नाटक उनका 2 2 हजार बार खेला जाता था और धूम मच जाती थी सारे भारत के अलग अलग शहरों में जहां जहां वो लेकर के जाते थे। उनके इस महान नाट्य कृति के प्रदर्शन के केवल 250 शो हों, यह विचारणीय बात है। अभिज्ञान शाकुंतल कितनी बड़ी चुनौती है। उस चुनौती से मुठभेड़ करना, उसको प्रस्तुत करना आसान नहीं है, और फिर आम जनता आकर्षित हो सके इतने बड़े नाटक के, इतनी बड़ी नाट्य रचना के प्रति, यह सहज बात नहीं थी, आसान बात नहीं थी। पर जो नया किया है पृथ्वीराज कपूर ने एक बड़े नाट्य निर्देशक के रूप में, उसमें उन्होंने कालिदास की कृति की एक व्याख्या करने का प्रयास किया जो पारसी थिएटर नहीं कर रहा था, और यह भारतीय मूल्यबोध की कृति है, इस रूप में उसको उन्होंने प्रस्तुत करने का प्रयास किया। दुष्यंत की राजसभा के दृश्य उन्होंने पुस्तकी विधियों से बनाए जो भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में 21वें अध्याय में बताई हैं। एक प्रयोग उन्होंने किया जिससे असहमति भी हो सकती है, लेकिन सुंदर प्रयोग वह है, नवाचार वह है, इम्प्रोवाइजेशन है, इनोवेशन है,
कि उन्होंने स्पॉटलाइट्स का जो प्रयोग किया है, उसमें तृतीय अंक में जब दुष्यंत और शकुंतला मिल रहे हैं, उनका प्रणय दृश्य है, दोनों पर एक स्पॉटलाइट है और पीछे पृष्ठभूमि में ऋषि कण्व खड़े हुए हैं, उन पर भी एक स्पॉटलाइट है। कण्व साक्षी हैं, क्योंकि कण्व तो सर्वज्ञ हैं, उनको सब पता है कि क्या हो रहा है। यह कालिदास तो स्वयं बताते ही हैं, सूचित करते ही हैं सांकेतिक रूप से कि दुष्यंत को सब पता है, कण्व ऋषि को सब पता है। और अग्निशरण में जब वे जाते हैं लौट करके आकर के, तो स्वयं दिव्यवाणी उन्हें सूचित करती है कि क्या हो चुका है, इसलिए उन्हें सब विदित है। इसलिए कर्ण को साक्षी के रूप में जो कुछ हो रहा है दुष्यंत और शकुंतला के बीच में, उसको प्रस्तुत किया गया। यह जो बिजली आ चुकी थी, विद्युत प्रकाश की जो योजना थी, उसके माध्यम से। इसी दूसरे पड़ाव में विज्ञान शाकुंतल, जो कुछ भी प्रोसिनियम थिएटर चला आ रहा था, और पारसी थिएटर में जो कुछ हो रहा था, उसके समानांतर एक रंगमंच विज्ञान शाकुंतल के माध्यम से बने। इसके लिए एक जद्दोजहद, इसके लिए एक प्रयास, इसका एक उपक्रम इस दूसरे पड़ाव में जो आरंभ हुआ है 1875 में जून के महीने में और चलता है 1980-82 तक, इतने लगभग 100 साल तक का यह जो दौर है, यह जो कालावधि है, इसमें कहीं न कहीं से यह भी यत्न कहीं न कहीं से यह भी यत्न होता है कि शाकुंतल के माध्यम से भारतीय रंगमंच हमारा क्या हो, कैसा हो, इसका प्रयास किया जाए। यद्यपि नाट्यशास्त्र इन लोगों के पास अभी नहीं है, संस्कृत में प्रकाशित हो गया है, लेकिन इनको प्राप्त नहीं है। लेकिन उसकी आहट है, जो प्रसाद कह रहे हैं, जो भारतेंदु कह रहे हैं, जो रविन्द्रनाथ टैगोर कह चुके हैं अपने निबंधों में और करके दिखा चुके हैं, जो शंभु मित्र कर रहे हैं, उसके माध्यम से नए सिरे से भारतीय रंगमंच की खोज की जाए। जो यूरोप का प्रभाव आया है, पश्चिम का कालबोध जो आया है, पश्चिम के जो संस्कार आए हैं, उनके बरक्स, उनके समानांतर एक भारतीय रंगमंच को स्थापित करने का प्रयास किया जाए। मूनलाइट थिएटर बना, गोवर्धन मेहरोत्रा ने स्थापित किया। 1939 में उन्होंने विज्ञान शाकुंतल प्रस्तुत किया, मास्टर फिदा हुसैन को बुलाया। मास्टर फिदा हुसैन भारतीय रंगमंच के सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं में से हैं, निश्चित रूप से महान अभिनेता हैं। इतिहास में उनको, रंगमंच के इतिहास में उनको हमेशा सदैव याद रखा जाएगा। नरसिंह मेहता की भूमिका उन्होंने इतनी अद्भुत की थी। नरसिंह मेहता जो नाटक खेला जाता था पारसी रंगमंच पर, कि लोगों ने उनका नाम भुला दिया, फिदा हुसैन, वो प्रेम शंकर नरसिंह के नाम से उनको ज्यादा जाना जाने लगा। ऐसे वो अभिनेता थे। ये मास्टर फिदा हुसैन हैं, प्रेम शंकर नरसिंह चाहे उनको कहें। ये उनका 90-92 साल की लगभग की उम्र में उनका फोटो है। 105 साल की उम्र ईश्वर ने उन्हें दी। दिव्य पुरुष थे लगभग, रंगमंच के लिए इस प्रकार से समर्पित थे। सिद्ध अभिनेता थे। सिद्ध अभिनेता जो चोले में घुस जाता है, आविष्ट हो जाता है, उससे बाहर आने की विधि जानता है, इसलिए तनाव से फिर वह नहीं गुजरता, इसलिए मुक्त हो जाता है। मुक्त पुरुष जितना चाहे जी सकते हैं, लंबी आयु, दीर्घ आयु, शतायुष्य ही नहीं, उससे भी अधिक आयु प्रेम शंकर नरसी को मिली। 100 साल की, 110 साल की उम्र तक तो बहुत सक्रिय थे। पारसी थिएटर की कार्यशालाएं संचालित करने के लिए राष्ट्रीय राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय उनको आमंत्रित करता रहा। पोस्टर छपवाए जाते थे उस समय पारसी थिएटर में जो नाटक खेले जाते थे। यह गोवर्धन मेहता के मूनलाइट थिएटर ने जो नाटक प्रस्तुत किया, उसका पोस्टर मिलता है। उसकी धुंधली तस्वीर यह है, किस प्रकार से प्रचार पारसी थिएटर के नाटकों का किया जाता था। पोस्टर छाप करके लगवाए जाते थे, माइक से बहुत पहले से घोषणाएं की जाती थी, पहले से घोषणाएं कर दी जाती थी। बिना माइक के तो ये नाटक होते भी रहे हैं। कभी 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 कालिदास की अमर निशानी, मिलन और वियोग के रोमांचकारी दृश्य और संगीत, अभिनय इत्यादि लिखा हुआ है। पहली सुनहरी रात, शाम, बृहस्पतिवार तारीख 9 जून, बृहस्पतिवार तारीख 28 जून, यह तिथि इसमें दी हुई है। वर्ष मैंने बताया ही है। शाम 5 बजे से शुरू होकर के 9:30 बजे रात तक नाटक चलेगा, ऐसा कहा गया है। 4.5 घंटे की यह प्रस्तुति थी, ऐसा इससे विदित होता है। इसके पश्चात एक और सिलसिला नए सिरे से शाकुंतल शाकुंतल के द्वारा भारतीय रंगमंच के पुनराविष्कार का
आरंभ होता है, संगीत नाटक अकादमी बनती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 3 अकादमियां अपने प्रधानमंत्रित्व के दौर में स्थापित की थी। दिल्ली में अखिल भारतीय स्तर के कला संस्थान उन्होंने बनाए, संगीत नाटक अकादमी, ललित कला अकादमी और साहित्य अकादमी। संगीत नाटक अकादमी ने भारतीय रंग मंच की खोज का सिलसिला आरंभ किया। अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी भी उन्होंने आयोजित की 1958 के आसपास, और शाकुंतल की प्रस्तुति उन्होंने कराई। ये उसके कुछ दृश्य हैं, और अच्छे निर्देशकों से उन्होंने अपने नाट्य प्रस्तुतियां कराई। हम देखते हैं कि इसमें यह चौथे अंक में शकुंतला विदा हो रही है, उसका दृश्य है। यह प्रत्याख्यान का दृश्य है। दुष्यंत और शकुंतला हस्तिनापुर में राजसभा में, शकुंतला दुष्यंत के सामने है, और यह भी उसी का दृश्य है। दुष्यंत खड़ा हुआ है, चकित है। दुष्यंत, शकुंतला आहत है। 5वें अंक की प्रस्तुति है। इसी के आसपास अमेरिका में बटलर यूनिवर्सिटी में अभिज्ञान शाकुंतल खेला गया। विदेश में पहुंच रहा है, फ्रांस और जर्मनी से अमेरिका में पहुंच गया विज्ञान शाकुंतल, और खेला जा रहा है। भारतीय नाटक की खोज का सिलसिला विदेश में भी आरंभ होता है। इसके इसी के आसपास चीन में खेला जाता है अभिज्ञान शाकुंतल। बीजिंग ओपेरा खेलता है अभिज्ञान शाकुंतल को, और एक और संस्था वहां की अभिज्ञान शाकुंतल खेलती है, चीनी भाषा में खेलती है। ग्रोतोव्स्की, जो महान नाट्य निर्देशक हैं, विश्व के इने गिने नाट्य निर्देशकों में माने जाते हैं, वो एक अलग प्रकार का अपना रंगमंच तैयार करते हैं। पुअर से पुअर थिएटर उनकी पुस्तक है, जिसमें वो वही बात कहते हैं जो भरतमुनि कहते हैं, कि सारे उपकरणों की आवश्यकता नहीं है, अभिनेता का देह ही सब कुछ करता है, अभिनेता ही केंद्र में है, और अभिनेता और प्रेक्षक के बीच याजक और यजमान का संबंध होता है। यह उन्होंने, पूरा नाट्य ही एक यज्ञ है, और याजक और यजमान यहाँ आमने सामने होते हैं। यह ग्रोतोव्स्की कहते हैं। यूरोप के यथार्थवादी रंगमंच के समानांतर वे भारतीय रंगमंच का एक स्वरूप खड़ा करते हैं अपने रंगमंच में। 1960 में उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतल प्रस्तुत किया। उसका एक दृश्य है, शकुंतला किस प्रकार से आवेश से बाहर आ रही है, उसके लिए यत्न किया जा रहा है। जो विरह में शकुंतला है, उसकी सखियां उपचार कर रही हैं, उसका यह एक दृश्य है। इसी दूसरे पड़ाव पड़ाव के अंतर्गत हिंदुस्तानी थिएटर जो स्थापित किया गया था, उसमें बेगम कुदसिया जैदी के द्वारा स्थापित किया गया था। उसमें अभिज्ञान शाकुंतल खेला गया। कालिदास की कविता को मंच पर उतारने का प्रयास किया गया, और यह पहली बार यह जाना पहचाना गया कि हमारे यहाँ दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य दोनों काव्य ही हैं, नाटक भी काव्य ही हैं। यही प्रसाद कह रहे थे, और उस कविता को समझा जाए। ड्राप कर्टेन का प्राय बहिष्कार किया जाने लगा, और एक ही बार पर्दा गिराया गया, चौथे अंक के बाद एक एक अंतराल जो होता है उसके कारण। और भरत मुनि के संजीव विधान का पालन किया गया। सजीव प्राणियों को दिखाया गया अभिनेताओं के द्वारा। चलते फिरते वृक्षों को दिखाया गया, वन किस प्रकार से घूम रहा है इसको दिखाने का प्रयास किया गया है इस प्रस्तुति में। उसके ये कुछ दृश्य हैं। हिंदुस्तानी थिएटर, इसमें नरेंद्र शर्मा निदेशक थे, जो हिंदी के जाने माने कवि हैं, अच्छे कवि हैं। उन्होंने ही महाभारत के गीत लिखे हैं। उन्हीं का स्वागतम, शुभ स्वागतम, यह संस्कृत में लिखा हुआ गीत कुछ साल पहले गाया जाता था, गाया जाता रहा। ओलंपियाड वगैरह जब भारत में हुए, उसके बाद इंडिया इंडिया बुला लिया, कुछ रहमान का गीत गाया जाने लगा उन्हीं सरकारी आयोजनों में। लेकिन नरेंद्र शर्मा संस्कृतज्ञ हैं, संस्कृतविद हैं। हिंदी के छायावादी कवियों में उनका स्थान है। नाट्यकार भी हैं, नाट्य निर्देशक भी हैं। उन्होंने ही कामायनी की भी प्रस्तुति कराई थी। उन्होंने शाकुंतल का निर्देशन किया हिंदुस्तानी थिएटर के लिए। उसके ये कुछ दृश्य हैं। ये प्रत्याख्यान का दृश्य है। दुष्यंत की राजसभा में शकुंतला खड़ी हुई है दुष्यंत के सामने। अच्छा इन्होंने यह किया है कि दुष्यंत और शकुंतला खड़े हुए हैं। बहुत सारे अधकचरे नौसिखिया नाट्य निर्देशक और अभिनेता शाकुंतल करते हैं, उसको दुष्यंत को दरबार में बैठा हुआ दिखा देते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है। कालिदास में ऐसा नहीं हुआ। जब आश्रम से ब्रह्मचारी आ जाते हैं सामने, तो दुष्यंत सिंहासन पर बैठा नहीं रह सकता है।
वह तो पहले ही कह चुका है कि अग्निशरण में ले जाओ उनको, हम वहीं मिलेंगे। सिंहासन छोड़ चुका है। जो दुष्यंत अपने राज मुकुट किरीट उतार करके आश्रम में जाता है, उसकी हिम्मत ये नहीं हो सकती कि ब्रह्मचारी उसी आश्रम के सामने आ जाएं तो सिंहासन पर ऐसे ठाठ से बैठा रहे, जैसा कि प्रस्तुतियों में दिखाया जाता है कहीं कहीं। इन्होंने कम से कम इसको, दुष्यंत को, यहाँ सिंहासन पर बैठा हुआ नहीं दिखाया है। और ये आगे की एक प्रस्तुति है हिंदुस्तानी थिएटर की ही, उसमें दुष्यंत और शकुंतला के प्रणय का दृश्य है। यह भी हिंदुस्तानी थिएटर की ही प्रस्तुति का एक दृश्य है। शकुंतला की विदाई का कदाचित यह दृश्य है। और आश्रम के ब्रह्मचारियों के साथ में शकुंतला, गौतमी है दाहिनी ओर, दो ब्रह्मचारी हैं, उनके साथ शकुंतला है, दुष्यंत के सामने पहुंची है। इस प्रस्तुति की अखबारों में रिपोर्टिंग हुई है, छपी है। इसी अवधि में 1960 में प्रयाग में कालिदास एकेडमी जो बनी थी, उसमें श्री कृष्णदास अच्छे रंग निर्देशक हैं। नाट्य कला पर उनकी पुस्तक है। विश्व रंगमंच के इतिहास पुस्तक का उन्होंने हिंदी में अनुवाद किया है। उन्होंने 1960 में अभिज्ञान शाकुंतल की प्रस्तुति कराई। सूर्य अवस्थी के निर्देशन में, सूर्य अवस्थी ने इसमें शकुंतला की भूमिका की। तापस सेन को इसमें लाइट इफेक्ट्स के लिए, प्रकाश योजना के लिए बुलाया गया, और अद्भुत उन्होंने सांकेतिक और प्रतीकात्मक योजना प्रकाश की जो कविता कालिदास की है, वो किस किस तरह से अंधेरे और उजाले के बीच उभारी जा सकती है, ऐसे प्रयोग तापस सेन ने उसमें किए। शकुंतला विदा हो रही है, प्रकाश धीरे धीरे शकुंतला पर ही केंद्रित हो जाता है, बाकी पात्र अंधेरे में छूटते जाते हैं। शकुंतला आगे बढ़ती है, धीरे धीरे प्रकाश नीचे उतरता चला जाता है। वो चल रही है, उसके केवल पैरों पर ही केंद्रित हो जाता है, पैर उसके चल रहे हैं, बाकी सब कुछ अंधेरे में गुम होता जा रहा है, और नूपुर की रुनझुन केवल छम 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 सुनाई देती है। इस तरह का एक प्रयोग उसमें तापस सेन ने किया। जिन लोगों ने देखा है उस प्रस्तुति को, वे अभी भी हमें बताते रहे हैं। वी राघवन हमारे समय के संस्कृत के महाकवि और श्रेष्ठ आचार्य हैं, संस्कृत के बड़े पंडित हैं, और नाट्य निर्देशक भी हैं, नाट्यकार भी हैं। उन्होंने संस्कृत रंग संस्था मद्रास में बनाई। अनेक प्रस्तुतियां उन्होंने विभिन्न नाटकों की, अपने स्वयं के नाटकों की तथा अन्य संस्कृत नाटकों की कराई। शाकुंतल भी उनके निर्देशन में खेला गया, पर नाट्यशास्त्र सम्मत रंगमंच बनाने का प्रयास उन्होंने नहीं किया। टीम टाम उन्होंने भी काफी की, सेट्स बनवाए और पर्दों पर दृश्य अंकित करवाए, उस प्रकार के प्रयोग उनके हैं। यह शकुंतला है, उसके पीछे दृश्य है वन का। यह भी वी राघवन की प्रस्तुति के षष्ठ अंक का दृश्य है। दुष्यंत अपने राजसभा में खड़ा हुआ है, उसके पीछे यह हस्तिनापुर के दरबार का दृश्य उन्होंने बनाने का प्रयास किया है। दाजी भाट वड़ेकर महाराष्ट्र के जाने माने नाट्य निर्देशक हैं। उन्होंने मराठी संगीत नाटक के रूप में शाकुंतल की प्रस्तुति कराई, और 1970-71 के आसपास यह प्रस्तुति भी भारतीय विद्या भवन मुंबई ने इसको स्पॉन्सर किया, और यह अच्छा लोकप्रिय प्रयोग हुआ। अच्छे दृश्यबंध बाजी दाजी भाट वड़ेकर ने तैयार कराए, और यह भी एक चर्चित प्रस्तुति इस दौर की रही है। उसी प्रस्तुति का एक दृश्य है, शकुंतला का विरह, तीसरे अंक में। यह शिलापट्ट पर शकुंतला है, दोनों सखियां उसकी आसपास खड़ी हुई हैं। पीछे लता कुंज में दुष्यंत देख रहा है इस दृश्य को। लताएं और फूलों की मालाएं खूब पीछे बनाई गई हैं, दृश्यबंध रचे गए हैं, पर्दे भी हैं, उसके माध्यम से यह प्रस्तुति की गई। इसके बाद कुछ परिदृश्य बदलता है, सिनारियो बदलता है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय कायम हो चुका है, उसमें यूरोपीय शैली के नाटक भी हो रहे हैं, स्तानिस्लावस्की भी वहाँ पढ़ाया जा रहा है। लेकिन एक प्रयत्न यह किया जा रहा है कि हम अपने रंगमंच को समझें, नाट्यशास्त्र को भी समझने का प्रयास किया जा रहा है। इसी सिलसिले में रीता गांगुली आती हैं, जिन्होंने नाट्यशास्त्र का भी अध्ययन किया है, और वे 3 नाटक त्रिधारा शीर्षक से प्रस्तुत करती हैं। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में एक अलग प्रकार का रंगमंच तैयार करवा करके अस्थायी रूप से वह रंगमंच तैयार किया गया। उसमें नाट्यशास्त्र सम्मत दूसरे अध्याय में जो नाट्य मंडप बताया गया है भरत मुनि के द्वारा, उसको तैयार कराया गया। आंगिक अभिनय की विधियों का उपयोग, प्रविधियों का उपयोग रीता गांगुली ने कराया।
और अभी भी उनके द्वारा निर्देशित अभिज्ञान शाकुंतल बराबर खेला जाता है। यह चर्चित प्रयोग हुआ अभिज्ञान शाकुंतल त्रिधार, अभिज्ञान शाकुंतल और मृच्छकटिका आदि नाटकों का राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में। और यह एक यात्रा भारतीय रंगमंच की खोज की इस प्रयोग से आगे बढ़ी। इसके बाद आद्य रंगाचार्य जो कन्नड़ के महान नाट्यकार हैं और संस्कृत के विद्वान भी हैं, मूल नाम उनका आरवी जागीरदार है। आरवी जागीरदार के नाम से संस्कृत नाटक पर उनकी पुस्तकें हैं, नाट्यशास्त्र पर उनकी पुस्तक है, संपूर्ण नाट्यशास्त्र का उनका अंग्रेजी अनुवाद है। आद्य रंगाचार्य भारतीय रंगमंच की भी एक बड़ी विभूति हैं। वो अपना नाटक लेकर के उज्जैन में आए, जिसे मैंने भी देखा है 1974 में। संस्कृत में पूरा का पूरा सुंदर रूप में नाटक किया गया, भावपूर्ण प्रस्तुति यह पूरी थी और सारे पात्र उस भाव दशा में गए। स्वयं आद्य रंगाचार्य ने कण्व का अभिनय किया था। अचानक रंगमंच पर उनको उतरना पड़ा, क्योंकि जिस अभिनेता को कण्व का अभिनय करना था वह अचानक उपलब्ध नहीं हो सका, बीमार हुआ या कुछ हुआ। बीवी कारंत ने संगीत दिया था इस प्रस्तुति में, जो कि सुंदर संगीत था। इससे कुछ यात्रा और आगे बढ़ी, संस्कृत नाटक को मूल भाषा में करके उसके भाव उसकी भावधारा में जो डूब सके ऐसे अभिनेताओं के द्वारा और एक अच्छे संगीत निर्देशन के साथ एक अच्छे नाटक की समझ रखने वाले नाट्यकार और कला निर्देशक के द्वारा प्रस्तुति उसकी कराई गई। आगे चल करके 1985 में मणिपुरी राग शैली में सिंहजीत सिंह ने खेला उसको। यह एक है। मोहन राकेश के अनुवाद की प्रस्तुति इब्राहिम अलकाजी ने की राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में। प्रसन्ना ने की, जो जाने माने नाट्य निर्देशक हैं। लोक शाकुंतल उनका कहलाता है। रीता गांगुली की बात मैंने की ही है। श्यामानंद जालान ने कलकत्ता में उसको खेला। श्यामानंद जालान भी जाने माने नाट्य निर्देशक और अभिनेता हैं। मणिपुरी शैली में, मणिपुरी लोकनाट्य शैली में सनक्या इबोतोम्बी, जो भारतीय रंगमंच के प्रमुख नाट्य निर्देशकों में गिने जाते हैं, उन्होंने उसकी प्रस्तुति कराई। और भी यह रंग यात्रा आगे बढ़ी जब विजया मेहता ने मुद्रा राक्षस और अभिज्ञान शाकुंतल की प्रस्तुतियां अपनी कराई। और विजया मेहता ने मराठी में उसको खेला है और मोहन राकेश के अनुवाद का भी उन्होंने उपयोग किया है। इब्राहिम अलका जी ने 1963-64 के आसपास अपनी प्रस्तुतियां जो की, उनमें अभिज्ञान शाकुंतल भी सम्मिलित था। पुरुदाधी जो कथक के जाने माने कलाकार हैं और नाट्यशास्त्र के विद्वान हैं, उन्होंने 31 मार्च 1980 के दिन हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय तथा अखिल भारतीय संस्कृत परिषद के तत्वावधान में अपने निर्देशन में विज्ञान शाकुंतल की प्रस्तुति दी। नाट्यशास्त्र की समझ के साथ ये प्रस्तुतियां अब की जा रही हैं। यह दूसरे पड़ाव में एक परिदृश्य सामने आता है और इस दूसरे पड़ाव में हम देखते हैं कि प्रोसेनियम रंगमंच और उस पर प्रचलित जो टीमटाम है, उपकरण है, पर्दा है, ड्रॉप कर्टेन है, उसका बहिष्कार करते हुए अभिनेता पर केंद्रित किया गया प्रस्तुति को कालिदास की भावधारा में निमज्जित होने का प्रयास किया गया। प्रकाश व्यवस्था और दृश्य सज्जा आदि का भी काफी कुछ हद तक त्याग किया गया। नाट्यशास्त्र के दूसरे अध्याय में विवेचित नाट्य मंडप को खड़ा करने का प्रयास किया जाने लगा। भरत सम्मत अभिनय प्रविधि को अपनाया जाने लगा और भारतीय नृत्य कला का, पारंपरिक नृत्य शैलियों का, भरतनाट्यम और कथक का उपयोग किया जाने लगा। शास्त्रीय संगीत का उपयोग किया गया और संस्कृत नाटक की अपनी विशिष्ट रंग शैली को खोजने का उपक्रम इससे कुछ आगे बढ़ा। यहीं पर दूसरा पड़ाव समाप्त होता है और आगे फिर हम तीसरे पड़ाव की चर्चा करेंगे। यह चर्चा जारी रहेगी। आधुनिक रंगमंच पर जिन प्रमुख निर्देशकों ने उसको खेला है, उनके नाम मैं बता ही चुका हूँ, पुनरावृत्ति में नहीं करूंगा। आप इस मेरे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें। सब्सक्रिप्शन का कोई शुल्क नहीं है। लिंक यहाँ पर यह दिया हुआ है। सभी को नमस्कार। सभी को धन्यवाद।